Hello everyone, welcome to GATE Academy. In this video, we will be discussing about the consolidation settlement. जैसे कि हमने हमारे पिछले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया अबाउट द प्राइमरी कंसोलिडेशन, और वहाँ से हमने ये देखा था कि किस तरीके से तरजागी ने अपनी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी दी. हमने डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की बात किया. देन वी हैव सीन अबाउट द टाइम फैक्टर एंड द नंबर ऑफ गेट प्रॉब्लम्स इन बिटवीन वी हैव सॉल्व्ड. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंसोलिडेशन सेटलमेंट के बारे में कि किस तरीके से सॉइल में कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑकर होता है. तो यहाँ पे पहले मैं बात करता हूँ सेटलमेंट के लिए. तो जो हमारे पास टोटल सेटलमेंट होता है वो टोटल सेटलमेंट इज द सम ऑफ इमीडिएट सेटलमेंट प्लस प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट प्लस सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट के बराबर होता है. यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ कि आपका इमीडिएट सेटलमेंट का मीनिंग क्या है. एसआई जो है एसपी है और एसएस है, और एसटी क्या चीज़ है. तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं एसटी मीन्स टोटल सेटलमेंट. टोटल सेटलमेंट. एसआई क्या है? इमीडिएट सेटलमेंट है, जिसे हम इलास्टिक सेटलमेंट भी कहते हैं. इमीडिएट सेटलमेंट जिसे इलास्टिक सेटलमेंट भी कहा जाएगा. सबसे पहले जो ऑकर होता है वो इमीडिएट सेटलमेंट हो सकता है और इलास्टिक सेटलमेंट हो सकता है. उसके बाद इमीडिएटली आपके पास प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट होगा, देन सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट विल बी हैविंग. तो यहां पर मैं लिख देता हूं वी हैव प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट. उसके बाद हमें मिल जाएगा सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, जो कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन प्रोसेस के दौरान मिलेगा. So we have secondary consolidation settlement. So ये तीन है मेरे पास वैल्यूज SI, SP, ST, SS, SS. इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा ST मीन्स टोटल सेटलमेंट. वन बाय वन बात करते हैं. सबसे पहले मैं इस वीडियो में बात करना चाहूँगा इमीडिएट सेटलमेंट एंड प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट एंड सेकेंडरी सेटलमेंट. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं इमीडिएट सेटलमेंट के बारे में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमीडिएट सेटलमेंट, किस तरीके से इसको मेजर किया जाता है. इमीडिएट सेटलमेंट को मैं डिनोट कर रहा हूँ SI से, जिसे हम इलास्टिक सेटलमेंट भी कहेंगे, और जिससे हम कह देते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इट इज इलास्टिक सेटलमेंट. यहाँ पर जो ये आपका इमीडिएट सेटलमेंट है ये आपके मटेरियल की इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है. सपोज यू आर प्रिपेयरिंग वन फुटिंग एंड द फुटिंग इज रेस्टिंग ऑन दिस सॉइल. तो यहाँ पर जो आपका मटेरियल है वो आपकी फुटिंग नहीं होगी, आपका जो मटेरियल होगा वो आपकी सॉइल होगी. सॉइल का आपको इलास्टिसिटी चेक करना होगा और अकॉर्डिंगली सेटलमेंट विल बी ऑकरिंग. तो यहाँ पर इमीडिएट सेटलमेंट का मेरे पास एक फॉर्मूला अवेलेबल है. SI इज इक्वल टू QIB 1 माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ES. तो आपको ये दे रखा है इमीडिएट सेटलमेंट का फॉर्मूला. यूजिंग दिस इमीडिएट सेटलमेंट का फॉर्मूला वी कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ इमीडिएट सेटलमेंट. यहाँ पर Q क्या है? इट इज द अवेलेबल प्रेशर, और आई कैन से प्रेशर एट द बेस ऑफ फुटिंग. प्रेशर एट द बेस ऑफ फुटिंग किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो सकता है या न्यूटन पर mm स्क्वायर में हो सकता है. I क्या है? I इन्फ्लुएंस फैक्टर है, जिसका वैल्यू आपको दिया जाएगा इन्फ्लुएंस फैक्टर. B क्या है? इट इज द विड्थ ऑफ फुटिंग है, विड्थ ऑफ फुटिंग. म्यू क्या है? इट इज द पॉइजन्स रेशियो. और ES क्या है? इट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. बात करते हैं यहाँ पर मटेरियल दो अवेलेबल है. एक तो फुटिंग अवेलेबल है, फुटिंग का RCC हो सकता है, एंड सॉइल जो अवेलेबल है वो सॉइल है. तो यहाँ पर जो पॉइजन्स रेशियो और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लेना है वो आपको किसकी लेना है? क्या RCC की मीन्स फुटिंग के लिए मटेरियल की लेना है? नहीं, वो आपको लेना है यहाँ पे सॉइल की. जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो टू क्रिएट द कंफ्यूजन द पीपल विल गिव द वैल्यूज ऑफ Poisson's ratio and the modulus of elasticity for the concrete also, but we do not need to take those values. We have to take the modulus of elasticity and the Poisson's ratio of the soil.
तो वो वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में रखेंगे, आपको इमीडिएट सेटलमेंट मिल जाएगा। मैं जानता हूँ वाटर, ये इमीडिएट सेटलमेंट ऑकर क्यों होता है, इसलिए ऑकर होता है क्योंकि आप जैसे ही प्रेशर लगाते हैं, जब भी आप एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं सॉइल के ऊपर, सो इमीडिएटली, जैसे मैंने आपको प्राइमरी कंसोलिडेशन में बताया था कि इमीडिएटली T=0 पर ये कंप्लीट प्रेशर कौन ले लेता है, वाटर ले लेता है, उसके अंदर पोरोटा प्रेशर डेवलप हो जाता है। ये इसलिए ले लेता है क्योंकि वाटर जो है वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। वाटर इज इनकम्प्रेसिबल, आई नो वाटर कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, बट स्क्वीजिंग ऑफ वाटर इज पॉसिबल, स्क्वीजिंग ऑफ सॉलिड्स इज पॉसिबल। तो यहां पर ड्यू टू द स्क्वीजिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से स्क्वीज कर जाते हैं, जिसके कारण सॉइल में थोड़ा सा इलास्टिक सेटलमेंट आता है, विच कैन बी रिकवर्ड यदि स्ट्रेसेस यदि हटा दिया जाए, क्योंकि इलास्टिक सेटलमेंट है, विद इन द इलास्टिक लिमिट है। तो इसलिए हम नाम देते हैं इमीडिएट सेटलमेंट। जैसे आपने लोड लगाया, थोड़ा सा इमीडिएट सेटलमेंट होगा ड्यू टू स्क्वीजिंग। अब ये लोड कंटिन्यू यदि आप कर रहे हैं तो क्या होगा, लोड कंटिन्यू करने के कारण इसके अंदर आपको प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट मिलेगा। देन यदि प्राइमरी कंसोलिडेशन खत्म होता है तो उसके बाद सेकेंडरी कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है, तो ड्यूरिंग द सेकेंडरी कंसोलिडेशन आपको सेकेंडरी सेटलमेंट मिलेगा। पहले मैं इस लेक्चर में बात करना चाहूंगा प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट की। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, जिसको मैं एसपी से डिनोट कर सकता हूं। इस प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट की बात करते हैं हम, मैं देख रहा हूं सेटलमेंट हो रहा है, मतलब ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज रिड्यूसिंग। इफ द वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज रिड्यूसिंग, क्या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंज होता है क्या? नो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑलवेज रिमेन सेम। तो फिर क्या चेंज हो रहा है? तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल में क्या चेंज हो रहा है? वॉल्यूम ऑफ सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स चेंज हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज डिक्रीजिंग थ्रू आउट दिस प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन, क्योंकि पानी बाहर निकल रहा है, वॉइड्स ब्रेक हो रहे हैं, सेटलमेंट ऑकर हो रहा है। सो कैन आई से ये जो सेटलमेंट हो रहा है जिसके कारण वॉल्यूम ऑफ सॉइल चेंज हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, जो भी चेंज ऑकर हो रहे हैं, मतलब यदि मैं मान लूं कि कैपिटल डेल्टा V इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, तो यदि मैं मान रहा हूं कि इट इज द चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, यदि ये मान लूं, यदि मैं बोल रहा हूं इनिशियल V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है किसका, सॉइल का। V2 क्या है, किसी टाइम पर, किसी टाइम पर किसी टाइम के बाद जब प्रोसीजर खत्म होता है, प्राइमरी कंसोलिडेशन खत्म होता है, तो जो वॉल्यूम है वो V2 है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉइल आफ्टर कंसोलिडेशन, आफ्टर प्राइमरी कंसोलिडेशन आई शुड से, आफ्टर प्राइमरी कंसोलिडेशन, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, V1 ज्यादा था, V2 कम था, यह हो गया चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर वॉइड्स और वॉइड्स कम होते जा रहे हैं। तो क्या मैं लिख दूं ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल चेंज हो रहा है दैट इज इक्वल टू चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, जो भी वॉल्यूम चेंज हो रहा है दैट इज इक्वल टू चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो यहां पर अब मैं बात करूंगा चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की। चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम है विच इज इक्वल टू एरिया इनटू डेप्थ। देखिए पहले इतना डेप्थ था सॉइल का, अब सॉइल में क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हुआ, मतलब सॉइल में क्या हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है। तो सपोज मैं मान रहा हूं डेल्टा सेटलमेंट हुआ होगा, डेल्टा H, तो यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू सेटलमेंट हुआ है आपका डेल्टा H, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अच्छा, तो यहां पर इस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को क्या आप किस फैशन में लिख सकते हैं, ये मुझे एक इक्वेशन सपोज मिल चुका है, A इंटू डेल्टा H डेल्टा VV। अच्छा, मुझे एक फॉर्मूला, इसको मैं दे देता हूं, सपोज ये आपका इक्वेशन 1 है, मुझे एक इक्वेशन याद आ रहा है, मैं जानता हूं कि जो टोटल वॉल्यूम होता है, या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की मैं बात करूं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होता है इट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय 1 प्लस E होता है, E इज द वॉइड रेशियो। क्या मैं यहां पर ये लिख दूं कैपिटल V इक्वल टू
Vs इंटू 1 प्लस ई, इस फैशन में लिख सकते हैं क्या? मेरे पास ये एक दूसरा इक्वेशन आ चुका है, ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 सपोज। अब मैं इक्वेशन 1 की बात कर रहा हूं। इस इक्वेशन 1 में दोनों साइड, ये जो इक्वेशन 1 था, इस इक्वेशन में दोनों साइड में v से डिवाइड कर रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, डेल्टा वी होल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इक्वल टू a इंटू डेल्टा एच, दोनों साइड कैपिटल V से मैंने क्या किया, डिवाइड किया। कैपिटल V से डिवाइड किया। अब इस कैपिटल V की जगह इक्वेशन नंबर 2 लिख रहा हूं, तो देखते हैं क्या बनता है। कैपिटल, अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय, ये फॉर्मूला लिखा मैंने, Vs इंटू 1 प्लस ई इक्वल टू ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डेल्टा एच, और ये भी वॉल्यूम ऑफ सॉइल है। क्या मैं इसको लिख दूं, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू टोटल इनिशियल लेंथ और इनिशियल डेप्थ ऑफ द सॉइल। ये वॉल्यूम को इस फैशन में लिखा, इनिशियल थिकनेस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये पूरा वॉल्यूम बन गया। इस वॉल्यूम को इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखा। यहाँ पर देखिए आपका ए से ए कैंसिल हो चुका है। आप ध्यान से यदि देखेंगे इस इक्वेशन में, सो जो डेल्टा वी डिवाइड बाय वी एस है, इसका क्या मतलब बन रहा है, चेंज इन वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ये तो चेंज इन वॉइड रेशियो बन गया, क्योंकि वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होता है, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स चेंज हो रहा है, मतलब वॉइड रेशियो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो ये जो टर्म बना है ये आपका बन चुका है, चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइड बाय चेंज 1 प्लस वॉइड रेशियो। अच्छा, ये जो वॉइड रेशियो है यहाँ पर, इसको मैं इनिशियल वॉइड रेशियो मान रहा हूँ। इट इज योर इनिशियल वैल्यू, बिकॉज इनिशियल वॉल्यूम आपने कंसिडर किया है। तो इनिशियल वॉइड रेशियो इक्वल टू चेंज इन डेप्थ, मतलब सेटलमेंट इंटू एच नॉट। तो यहाँ से मुझे सेटलमेंट का फॉर्मूला मिल रहा है। डेल्टा एच क्या है, चेंज इन डेप्थ। चेंज इन डेप्थ मीन्स व्हाट, सेटलमेंट ऑफ सॉइल ड्यू टू प्राइमरी कंसोलिडेशन। तो यहाँ से मुझे फॉर्मूला मिल चुका है, डेल्टा ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई नॉट इंटू एच नॉट। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए अब मैं क्या करने वाला हूँ, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला है इक्वेशन नंबर ए। अब मैं कुछ केसेस की बात करता हूँ, या अब मैं बात करता हूँ कि ये इक्वेशन आपको तब यूज करना है जब आपको चेंज इन वॉइड रेशियो दे रखा है। सो केस नंबर 1 लेते हैं हम, इफ change in void ratio is given। change in void ratio यदि आपको given है, केस नंबर 1 लिया है मैंने, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, हमें इक्वेशन नंबर ए यूज करना है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइड बाय 1 प्लस इनिशियल वॉइड रेशियो इनटू इनिशियल थिकनेस ऑफ सॉइल सैंपल। अच्छा, ये जो बहुत ज़रूरी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो इनिशियल ये जो थिकनेस मैं ले रहा हूँ, ये कौन से टाइप की थिकनेस लेना है, कौन से सॉइल की थिकनेस लेना है, तो ये थिकनेस लेना है आपको क्ले सॉइल की, बिकॉज वी ऑलवेज मेजर द कंसोलिडेशन सेटलमेंट ओनली इन द क्ले लेयर। मैंने आपको जब कंसोलिडेशन चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने उस लेक्चर में आपको पढ़ा दिया था कि हम यदि टाइम वर्सेस सेटलमेंट कर्व ड्रॉ करते हैं तो मुझे ये देखने को मिलता है कि इन द केस ऑफ क्ले परमेबिलिटी बहुत कम होती है, जिसके कारण इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट द प्राइमरी कंसोलिडेशन प्रोसेस एंड इट शोज लार्ज डिफॉर्मेशन, लार्ज सेटलमेंट इन द सॉइल। And if I talk about sand soil, in the case of sandy soils, we have very less settlement within the finite time. So in that case, we are not interested in calculating the settlements, in getting the any study from sands for consolidation topic. But we are interested only for clay because it is having less permeability and lot of time it is taking to complete the process. तो मैं clay ही interested हूँ कंसोलिडेशन के लिए। तो ये मैंने क्या फॉर्मूला बना दिया है, ये मैंने एक फॉर्मूला बना दिया है, इसको मैं नाम दे देता हूँ सपोज इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए ही मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा इस पर्टिकुलर केस के लिए। केस नंबर 2 की बात कर लेता हूँ मैं थोड़ी देर। क्या देखते हैं केस नंबर 2 में, सो इफ सी सी इज गिवन।
सीसी क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था सीसी के बारे में। क्या था सीसी? सीसी था कंप्रेशन इंडेक्स। जब भी आप वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस का कर्व बनाते हैं सेमी लॉग स्केल पर, तो आपको जो स्लोप मिलता है उस कर्व का, उसका हम नाम क्या दे देते हैं? कंप्रेशन इंडेक्स या कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, सीसी, जो कि एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। वहाँ पर भी मैंने आपको ये डिस्कस किया था उस लेक्चर में कि यदि मेरे पास एवी है और मेरे पास सीसी है, मतलब मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन है, तो दोनों में से मोस्ट एक्यूरेट क्वांटिटी कौन सी है जो कि मैं सेटलमेंट एस्टिमेट करने के लिए यूज़ करूंगा। तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि आपकी जो प्रॉपर्टी वो क्या है? सीसी है, मोस्ट एक्यूरेट, क्योंकि वो यूनिटलेस है, उसमें इफेक्टिव स्ट्रेस में चेंज करने पर सीसी में कोई बड़ा चेंज नहीं आता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे किसका यूज़ करना चाहता हूँ? सीसी का। इफ सीसी इज गिवन तो क्या फॉर्मूला बनना चाहिए? अच्छा, सीसी का फॉर्मूला क्या होता है? सीसी का फॉर्मूला मेरे पास होता है चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइड बाय लॉग बेस 10, और फॉर्मूला था मेरे पास सिग्मा 1 बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार डिवाइड बाय सिग्मा 1 बार। ये फॉर्मूला था। आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो यही है, आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो यही है। जब भी सीसी दिया हो आप क्या करेंगे? ये डेल्टा ई की जगह ये टर्म रख देते हैं। तो इस इक्वेशन में डेल्टा ई का मैं वैल्यू रखने वाला हूँ इस इक्वेशन में। सो देखते हैं डेल्टा एच क्या बनता है। डेल्टा एच आपका बन जाएगा सी सी एच नॉट, मैंने यहाँ से डेल्टा ई का वैल्यू लिया और इस इक्वेशन में डेल्टा ई की जगह रखा, सी सी एच नॉट लॉग बेस of 10 सिग्मा 1 बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई नॉट। तो ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन बन गई है? ये इक्वेशन मेरे पास एक और बन गई है प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट को कैलकुलेट करने की, जब आपको क्या दे रखा हो? कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन दे रखा हो। तो मेरे पास अब तक दो इक्वेशन आ गई है सेटलमेंट कैलकुलेट करने की। इक्वेशन नंबर ए आ चुका है, इक्वेशन नंबर बी आ चुका है। देखते हैं नेक्स्ट केस, केस 3। यदि आपको एग्जाम में आपके क्वेश्चन में MV दे रखा है, MV इज गिवन। हमने बताया था कुछ पिछले लेक्चर्स में बात किया था MV के ऊपर। क्या था MV? MV इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। इस पर बेस्ड मैंने गेट का प्रॉब्लम भी सॉल्व करके बताया था। तो MV एक है आपका वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, जिसके कारण इसके कारण हमें यदि हम आपको कहें कि आपको कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैलकुलेट करना है तो किस फैशन में हम कैलकुलेट करेंगे। पहले मैं देखता हूँ MV का फॉर्मूला क्या बनता है। मैं जानता हूँ MV इज इक्वल टू AV डिवाइड बाय 1 प्लस ई नॉट। AV क्या है यहाँ पर? AV इज द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी विच इज इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइड बाय चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस इनटू 1 प्लस ई नॉट होता है। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से क्या मैं ऐसा लिख दूँ इस वाले इक्वेशन से, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, MV इंटू डेल्टा सिग्मा बार इस इक्वल टू क्या बन रहा है यहाँ से मेरे पास? डेल्टा ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई नॉट। तो आप देखेंगे मेरा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये था इक्वेशन ए, डेल्टा ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई नॉट की जगह पर इस इक्वेशन में क्या मैं ये लिख दूं? MV डेल्टा सिग्मा बार। यस, आई कैन राइट। तो मेरे पास सेटलमेंट का एक नया फॉर्मूला आ जाता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू एच नॉट इंटू डेल्टा सिग्मा बार इंटू MV। ये इक्वेशन का यूज़ करते भी हम क्या कर सकते हैं? प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेरा इक्वेशन हो चुका है, इक्वेशन नंबर सी। सो मेरे पास अब तक टोटल 3 इक्वेशन है कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैलकुलेट करने की। इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन नंबर सी। तीनों के लिए मैंने आपको कंडीशन बता दी है। चेंज इन वॉइड रेशियो, इनिशियल वॉइड रेशियो दे रखा है, तो आपको क्या करना है? इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करना है। यदि आपको कंप्रेशन इंडेक्स दे रखा है तो आप इक्वेशन नंबर 2 यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी दे रखा है तो उस सिचुएशन में आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? या फिर कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी या कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कुछ भी दिया हो इन दोनों में से, तो आप इक्वेशन नंबर आप क्या यूज़ कर सकते हैं? सी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। और इमीडिएट सेटलमेंट के लिए तो मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं? सॉइल में कितना सेटलमेंट होने वाला है इस लेक्चर से आप लर्न कर सकते हैं। आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक यू।